क्वेश्चन नंबर 10 9 तक किए थे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा केयरफुली। और एक और बात है, जिससे जब 9 नंबर क्वेश्चन मैंने किया था तो उसमें आपको बताया गया था कि यहां से हमारा कन्वर्सन वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। अब ये कन्वर्जन वाले पार्ट में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको बेसिक जर्नल अच्छे से आना चाहिए, लेजर पोस्टिंग करने का तरीका आपका क्लियर होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि हम लोग कन्वर्जन वाले पार्ट में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ चीजें मिसिंग रहती हैं जो हम लोगों को पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे सम्स में सेल्स नहीं दिया तो आपको सेल्स निकालने के लिए एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब डेटर अकाउंट बनाने के लिए तो आपका डेटर से रिलेटेड जितना जर्नल है और डेटर अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं ये चीज तो क्लियर होना चाहिए। परचेज नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, तो आपका क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज है और क्रेडिटर अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें पोस्टिंग कैसे करेंगे ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कभी कभी कैपिटल नहीं दिया रहता है तो हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। कभी कभी कुछ अदर एडजस्टमेंट रहते हैं वो करने पड़ते हैं। जो भी हो, ये सारा प्रोसेस चलता है जब एक लॉन्ग सम्स रहता है। तो अभी मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ आपको एक या दो अकाउंट बनाकर बताया था कि छोटे छोटे अकाउंट जो बनाए जाएंगे वो किस तरीके से बनाए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा इसी बेस पर है, जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट सम्स नहीं करेंगे, सिर्फ छोटे छोटे अकाउंट बनाना सीखेंगे। समझ रहे हैं? देख लीजिएगा, इन सब की जरूरत आपको बड़े वाले सम्स में पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स असर्टेन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। मिला? तो अभी डेटर्स का हमको बैलेंस इसमें निकालने के लिए बोला है, ओपनिंग बैलेंस बोला है डेटर का और क्लोजिंग बैलेंस बोला है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। और ये दोनों बैलेंस निकालने के लिए आपको डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको जर्नल अच्छे से आना चाहिए। आप अगर भूल गए होगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और साथ साथ उसका जर्नल बताता चलूंगा, जिससे पोस्टिंग करने के समय आपका माइंड क्लियर रहे कि ये जर्नल बनी थी जिसको लेकर ये पोस्टिंग की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट में तो देखो कुछ बैलेंस दिया है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स का एक बैलेंस दिया 31 मार्च 2026 को दिखा, और उसके बाद सन्ड्री डेटर का बैलेंस दिया 31 मार्च 2027 को। आपके दिमाग में आएगा कि ये दोनों तो क्लोजिंग डेट है तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ना? ऐसा मत सोचिएगा। आपके पास तो 2 ईयर का डेट दे दिया ना, 26 का और 27 का। समझ रहे हैं? 26 जो है वो आपके लिए हो जाएगा ओपनिंग और 27 जो है वो आपके लिए हो जाएगा क्लोजिंग। जैसे 31 मार्च 2026 ये जहां का क्लोजिंग है, अगर 1 अप्रैल 2026 लिख दें तो ये हो जाएगा ओपनिंग। समझ रहे हैं? और जब मेरा ईयर 26 और 27 का है तो 26 वाला ही ओपनिंग होगा और 27 वाला क्लोजिंग होगा। क्लियर है? वो डेट में थोड़ा बहुत ऐसे बनाकर देता है। उसके बाद एक स्टॉक दिया है 31 मार्च 2026 को और 31 मार्च 2027 को। तो फिर ये जो 26 वाला है ये 31 मार्च, आप 1 अप्रैल का भी ले सकते हो, तो ये ओपनिंग हो जाएगा और 31 मार्च 2027 वाला जो है वो क्लोजिंग हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और बात, आपको अगर थोड़ी सी भी डेटर और क्रेडिटर के बारे में जानकारी होगी तो आपका मन बोलेगा कि डेटर और क्रेडिटर में हम लोग स्टॉक नहीं दिखाते। समझ रहे हैं मेरी बात? डेटर और क्रेडिटर में हम लोग स्टॉक नहीं दिखाते। फिर ये दिया क्यों है, इसके लिए आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। अब सम्स में आगे दिया ड्यूरिंग द ईयर 26-27 परचेज दिया 1,40,000 का, है ना? अब इसके सामने मेंशन नहीं किया कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट। अगर आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा सम्स में तो हम लोग मानेंगे ये क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज है, और इसको हम लोग क्रेडिटर अकाउंट में दिखाएंगे। कारण क्या है बोलो? आप बोलोगे सर हम तो कैश भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन हम लोगों का यहाँ क्रेडिटर अकाउंट बनाना जरूरी है। समझ रहे हैं? और क्रेडिटर अकाउंट में जब तक क्रेडिट परचेज नहीं जाएगा उसका फाइनल बैलेंस नहीं निकलेगा।
इसलिए अगर आगे सम्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो इस परचेज को मैं कौन सा परचेज मानूंगा, क्रेडिट परचेज। अगर मेरी बात क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि इस सम्स में हमको बनाना क्या जरूरी है, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में जब तक आप क्रेडिट परचेज नहीं दिखाओगे तब तक वो अकाउंट आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरे को तो क्रेडिट परचेज चाहिए, तो आगे सम्स में अगर वो इंफॉर्मेशन दिया क्रेडिट परचेज का तो ठीक है, और अगर क्रेडिट परचेज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो जो परचेज वो दिया हुआ है वो हम लोग मानेंगे कि ये क्रेडिट परचेज है और उसको हम लोग क्रेडिटर अकाउंट में दिखाएंगे, तभी हमारा सम्स कंप्लीट हो पाएगा। समझ रहे हैं, ये तरीका होता है। जैसे आपके मन में ये आएगा कभी कभी कि सर आप या कोई भी टीचर सम्स बनाने के समय कभी कभी क्या करते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं, लेकिन वही एजम्पशन अगर स्टूडेंट ले लेता है तो उसको गलत भी बोल देते हैं कि ना ना ऐसा नहीं होगा। जैसे तुम कैश परचेज माने, मैंने कहा नहीं कैश परचेज नहीं माना जाएगा, क्रेडिट परचेज माना जाएगा। मान तो दोनों रहे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मान तो दोनों रहे, लेकिन थॉट क्या है पता है कि आपका जो एजम्पशन है वो हमारे सम्स के अगेंस्ट में जा रहा है, उससे हमारा सम्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ रहे मेरी बात, अजम्पशन इस बेस पर हो जिससे हमारा सम्स करने में सुविधा हो और हम लोग सम्स को कंप्लीट कर सकें। समझ रहे मेरी बात, जब भी आप किसी भी सम्स में थोड़ा सा ऐसा आ जाए कि ये लाइन मेरे को चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो हम सम्स को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो आप एक पॉजिटिव एजम्पशन लोगे जिससे आपका सम्स आगे बढ़ पाए, आपका सम्स कंप्लीट हो पाए, वो एजम्पशन मान्य है। समझ रहे हैं, अगेंस्ट में एजम्पशन ले लिए जिससे सम्स हो ही नहीं पा रहा है, वो एजम्पशन मान्य नहीं है। क्लियर है बात। अब देखिए परचेज जो इसमें दिया है 1,40,000 का, अगर हम लोग क्रेडिट परचेज की एंट्री बोले तो सिंपल एंट्री क्या होती है क्रेडिट परचेज की, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो जब क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो उसे क्रेडिट में बाय परचेज लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, अगर हमारा क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देगा तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, है ना। इसकी एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। अभी लिखना नहीं है, मैं बनाऊंगा तो उसमें फिर से मैं एक बार बोल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और फ्यूचर एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाद में, सेल्फ बैलेंसिंग, उसमें मैं क्या करूंगा आपको पूरी जर्नल ही लिखवा दूंगा इससे रिलेटेड, जिससे अगर मान लो किसी के मन में कोई डाउट रहे डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड तो पूरी जर्नल आपके पास लिखी रहेगी, आप कभी भी पढ़कर रख लीजिएगा। अभी सिर्फ सुन लीजिए। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर। जब हम लोग किसी को डिस्काउंट देते हैं डेटर को तो उसकी एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में आ जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में दिया कैश पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर, क्या एंट्री बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद है बिल्स पेएबल इश्यूड टू देम, क्रेडिटर्स ने बिल्स पेएबल बनाया है, तो हम लोग अगर बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम इसका पैसा देंगे तो उसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेटर से हम लोग बिल्स पाते हैं रिसीवेबल, तो इसकी एंट्री बनती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाँ, पहला लाइन बोलने के बाद दूसरा फ्लो मिल जाता है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होगा। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो सिंपल है, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड, बिल डिजॉनर्ड हो गया, तो बिल अगर हमारा डिजॉनर्ड हो जाता है तो फिर से हम लोग कस्टमर को ही पकड़ते हैं, तो एंट्री बनता है डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और लास्ट में देखो एक लाइन लिखी हुई है, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% हम लोग लेंगे प्रॉफिट, और लिखा है ऑफ द टोटल सेल्स ₹35,000 इज फॉर कैश, माने जितना भी हम लोगों का टोटल सेल्स होगा उसमें 35,000 का कैश सेल्स होगा। अब इस लाइन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा टोटल सेल्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में निकाले थे ये चीज, ध्यान में नहीं होगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए, पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है।
एक पॉइंट समझिएगा क्लियरली, ये जो लास्ट लाइन दिया है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस और आउट ऑफ टोटल सेल्स 35,000 इज फॉर कैश, ये लाइन क्या इंडिकेट करता है कि आपको सबसे पहले सेल्स निकालना पड़ेगा, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में से 35,000 रुपया हटा देंगे कैश सेल्स वाला, तो जो बचेगा वो होगा हमारा क्रेडिट सेल। आप बोलोगे वो निकाल कर करेंगे क्या, तो शायद किसी को समझ में आ रहा हो, क्योंकि जो क्रेडिट सेल आप निकालोगे उसको पहले आप पुट करोगे डेटर अकाउंट में। जब तक आप डेटर अकाउंट में क्रेडिट सेल पुट नहीं करोगे तब तक आपका डेटर अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अभी बोले ना कि जब तक परचेज नहीं दिखाओगे क्रेडिटर अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा, उसी तरीके से जब तक क्रेडिट सेल्स नहीं दिखाओगे तब तक आपका डेटर अकाउंट भी कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये कैलकुलेशन हमको यूज करना पड़ेगा टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल फाइंड आउट करने के लिए। अब आपको और एक बात बताएं, जब ये लास्ट वाला लाइन आप यूज करोगे तो इसी में आपको जरूरत पड़ेगी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, समझ रहे हैं, सेल्स निकालने के लिए। इसलिए हमारे सम्स में स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था। समझ रहे हैं? आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रहेगी चैप्टर के ऊपर, तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि ये आइटम दिया है और ये इंफॉर्मेशन है, तो इसको कनेक्ट करके हम लोग क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो कैलकुलेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्रेडिट सेल ही निकाल देते हैं, जिससे कि जब हम अकाउंट बनाएं तो आसानी से सब कुछ उसमें पुट कर पाए। ठीक है, देखो आप लोग 5 मिनट अगर रुकोगे तो क्या होगा कि आप पूरा कैलकुलेशन समझ लोगे, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, यहां पर हम इसको एक वर्किंग का नाम दे दे रहे हैं, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर क्रेडिट सेल। सम्स में से थोड़ा सा देख कर बताइएगा आप लोग। फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है, सम्स में नहीं लिखा है, वहां से फिगर बताना। इसका एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब बताइए आप लोग अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, बोलो 50,000। परचेस कितना दिया था, 1,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 40,000। हाँ बोलिए जोर से, घबराने का कोई बात नहीं है, गलत होगा तो कोई बात नहीं है। ये लिख दिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है जो हम लोग यूज किए 11-12 में पढ़ते हैं ये चीज। समझ रहे हैं? आपके ध्यान में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपके सामने आए तो आप उसको स्वीकार कर कीजिए कि हाँ ये चीज हमने कभी देखा था। समझ रहे हैं? साल 2 साल बीत जाता है, 11-12 की चीज बीकॉम तक आते आते स्टूडेंट्स के दिमाग से ऐसे भी बहुत सारी चीजें निकल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक पुट करके क्या फाइंड आउट किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 1,50,000 है ना। ये कॉस्ट है भाई, आपको याद होगा कि कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट जोड़ते हैं तब हम लोगों को मिलता है सेलिंग प्राइस, जानते हैं आप लोग, है ना। अब लास्ट लाइन में देखो प्रॉफिट का एक परसेंटेज दिया था, कितना परसेंट दिया था, हाँ, लेकिन पूरा बात सुनिएगा और पूरा बात बोलिएगा कि वो 25% है ऑन सेल, है कि नहीं। वहां लिखा है ना ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस, देखा, वो 25% सेलिंग प्राइस पे है और आपके पास ये क्या है, कॉस्ट, है ना। तो आपका मन इतना तो बोलता ही होगा कि कॉस्ट प्राइस अलग चीज होती है, सेलिंग प्राइस अलग चीज होती है। तो जब वो सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज बोला है तो हम लोग उसको कॉस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? जो भी क्या करेगा ना, इसका 25% जैसे ही प्रॉफिट लिखेगा गलत हो जाएगा, समझे, और उस समय ऐसे पूरा काटेगा, टीचर आगे बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हैं? तुम इस पे 25% नहीं ले सकते हो, तुम एक छोटा सा कैलकुलेशन सोच लो मन में यूनिटरी मेथड वाला, समझे। इसका एक डायरेक्ट रूल भी होता है,
कि कॉस्ट पे इतना है तो सेल पे कितना होगा, सेल पे इतना है तो कॉस्ट पे कितना होगा, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट तरीका में नहीं जाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन से पढ़े हो मैं उसमें जाऊंगा, समझे। जैसे मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, ऐसा मानते थे 7-8 में सम्स करते थे तो होता था ना यूनिटरी मेथड टाइप का। 100 रुपया मान लिए सेल, तो परसेंटेज के हिसाब से 25% बोला है प्रॉफिट, तो 100 रुपया का 25% कितना होगा 25। 100 रुपया का सेल है, 25 रुपया प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना होगा 75 होगा कि नहीं। अब ये माना हुआ चीज है 100, 25, 75 माना हुआ है, लेकिन कॉस्ट का एक्चुअल फिगर तो है तुम्हारे पास कितना 1,50,000। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1,50,000 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है पता है 75 को। तो अगर 25 का वैल्यू हम निकालें तो हमको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना आएगा, काट के करोगे तो 25 थी 75, और 3 को 1,50 से काटोगे तो वैल्यू मिलेगा तुमको 50,000 का। करके देख लीजिए, मिला। ये क्या आ गया पता है आपका टोटल सेल्स, ठीक है। और टोटल सेल्स में से सम्स में उसी लाइन में लास्ट लाइन में क्या बोला था कि कैश सेल्स कितना है 35,000 का बोला था ना। आप इसमें से कैश सेल्स हटा दीजिए तो आपको 165 का क्या मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स में दो ही चीज तो जुड़ा होता है, कैश और क्रेडिट। कैश वाला हटा दिए, क्रेडिट वाला बच गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग सम्स बना रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 10। फॉर्मेट में तो डेट पार्टिकुलर्स पूरा होगा, ये पिक्चर दिख रहा है ना यहाँ से, ठीक है ओके। और ये नोट दिखा था, एक लाइन ये यहाँ तक दिखा था ना, ठीक है। ऊपर का लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कैलकुलेशन फॉर क्रेडिट सेल्स, ठीक है। यहाँ से तो दिख रहा है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लियर है। ऊपर का जो एक लाइन है वो लिख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन फॉर क्रेडिट सेल्स, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 डेबिट क्रेडिट डेटर्स अकाउंट, ये तो दिख रहा है। चलिए बना ही लेते हैं, फिर आप लोग लिखिएगा। फॉर्मेट आपको ध्यान में होगा डेट पार्टिकुलर्स, एक जेएफ का कॉलम भी होता है, कर लोगे, है ना। डेट पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट, फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिएगा पूरा। एक यहां मैं बना देता हूं भाई क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट वही रहेगा। जेएफ रहेगा इसमें भी, चलो सम्स में से देखकर बताओ। स्टार्टिंग में पहले एक डेटर का बैलेंस दिया था, है ना। डेटर का कौन सा बैलेंस दिया था बोलो। डेटर का बैलेंस जो था वो क्लोजिंग था, है ना। कितना 37,400। आपको मैं बताऊं एक बार याद दिलाऊं, 1 अप्रैल 26 डेटर एसेट होता है तो उसका बैलेंस स्टार्ट होगा डेबिट साइड से, सुने, और खत्म होगा क्लोज होगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी बोलकर। तो इसका कौन सा बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग, कितने का दिया है 37,400, है ना। ये हमारा बैलेंस दिखा दिए, सिंपल, ठीक है। और क्रेडिटर लायबिलिटी है
लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? क्रेडिट साइड से, है ना। बाई बैलेंस BD, इसका ओपनिंग ही दिया है ना, कितना? 20,600, सही लिख रहे हैं। ओके, और क्लोजिंग जो है वो इधर खत्म होता है इसका 31 मार्च 27 टू बैलेंस CD करके, समझ रहे हैं। अब एक एक आइटम आप लोग बोलिए, पोस्ट करें। सबसे पहले परचेज दिया था, उसकी एंट्री क्या बोले हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अभी सारा एंट्री हम लोग क्लोजिंग डेट में करते हैं, बाई परचेज बोलकर दिखा देंगे। तो उस परचेज को क्या माने हैं भाई हम? क्रेडिट परचेज माने है ना। कितने रुपए का था? 40,000 का। फिर क्या आइटम था? डिस्काउंट अलाउड बाई क्रेडिटर्स, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड बोलकर दिखा देंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, उसकी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के क्रेडिट में आएगा भाई 31 मार्च 27 को बाय डिस्काउंट अलाउड कितने का है? 1000 का। फिर तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा भाई, टू कैश अकाउंट कितने की है? 1,05,000 की। कैश पेड ही लिखा है ना, देख लेता हूं मैं भी। कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, फिर है बिल्स पेबल इशू टू देम, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू BP लिख रहे हैं हम, ठीक है। BP लिखे हैं शॉर्ट में, तुम लोग पूरा लिखना बिल्स पेबल। फिर क्या दिया है? तो एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाई बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, BR लिख रहे हैं हम, आप लोग पूरा लिखिएगा 35,000। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है, तो बाई कैश अकाउंट बोलकर आएगा 1,60,000। ये एंट्रीज मैं शुरू में भी बोला था, फिर से मैं बोल रहा हूँ और बोलकर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या आइटम है? बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड की क्या एंट्री बोले थे? बिल डिजॉनर्ड होता है, तुम लोग कस्टमर को पकड़ते हैं, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू BR, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा टू बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड, पूरा लिखेगा आप लोग। हाँ, कितने का है? 2,000 का। ये क्लोजिंग डेट में एंट्री होगा 31 मार्च 2027। चलिए बैलेंस दिखाते हैं, बाकी जितना भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर है ना, सब क्लोजिंग डेट में कर देते हैं। एक और बचा है भाई, ये जो आपने निकाला है क्रेडिट सेल, इसको भी तो पोस्ट करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन सा वाला सेल्स है? क्रेडिट वाला सेल्स है। कहाँ से आया है? वर्किंग नोट 1 से। कितने का? 1,65,000। चलिए जोड़ना स्टार्ट कीजिए। इधर कितना बोले? 1 लाख 2,33,400। और भी जोड़ लो भाई, और भी लो। पैंतीस 36 4, हाँ ठीक है। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 66,400, इतना ही आया ना। और यही पूछा था ना डेटर का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए आप। हाँ, इसका आपको इधर जोड़ना, इधर ज्यादा है। 1,60,600 है ना,
ठीक है, और ये तीनों माइनस करोगे। पच्चीस 34,800 बचेगा, 34,800 है ना। 160,600 में से ये तीनों माइनस करेंगे, 800 है, 1,05,000 है और 20,000 है। 34,800 आना चाहिए मेरा, तो वही आया है 34,800 आया आप लोगों का। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर लिख लिया हम लोग कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स जो आया है वो, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स जो आया है वो। ये आपका सम कंप्लीट हुआ, समझे। ये लाइन नहीं दिख रही होगी, यहाँ से तो दिख रही है ना, तो ये लाइन अगर ऊपर का नहीं दिख रहा है तो सिर्फ ऊपर क्या लिखना है, वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर क्रेडिट सेल्स। क्लियर है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू।